हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप यू आर वेरी वेल। मैं हूं जोशिका फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन ऑफ 2022 और आज हम डिस्कस करेंगे मेनली टर्म 1। तो टर्म 1 में टोटल हमारे क्वेश्चंस आए थे 55, जिसमें से आपको 45 क्वेश्चंस कवर करने थे। यहाँ पर सेक्शंस थे 3 A, B एंड C। A में आपके पास 25 क्वेश्चंस थे जिसमें से आपको 20 क्वेश्चंस करना कंपलसरी था, एंड B में भी आपके 25 थे जिसमें से आपको 20 क्वेश्चंस करना था, एंड C में आपके ओनली 5 क्वेश्चंस थे और उसमें शायद से केस स्टडी आई हुई थी। तो जल्दी से रेडी रहिए और मेरे साथ साथ अपना टर्म 1 का पेपर का सॉल्यूशंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो गेट सेट रेडी। तो आज के सेशन का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आई थिंक आपको भी सिंपल लगना चाहिए क्योंकि अभी तक आपने वन शॉट वीडियो देख लिया है, आपने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस कवर कर लिया है, आपने वहाँ पर जितने भी प्रैक्टिस पेपर्स वगैरह उनकी भी प्रैक्टिस की, और ये तो बिल्कुल एंड टाइम के लिए होता है ना कि हाँ भाई हमारा पेपर आने वाला है, जस्ट आफ्टर बिफोर 15-20 डेज हम ना प्रीवियस ईयर पेपर को एक बार गो थ्रू कर रहे होते हैं तो किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। तो जल्दी से देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है अ नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट एक्स। तो मतलब जो हमारा एक्स है वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड है, इज रिपल्ड बाय अनदर ऑब्जेक्ट वाई। मतलब अगर ये वाई को रिपल्ड कर रहा है दैट मीन्स वाई शुड बी ऑल्सो नेगेटिव। चलो भाई तभी तो करेगा, बिकॉज हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपल्ड करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। यही पढ़ा है ना हमने। तो ये लाइक चार्जेस हो गए तो ये रिपल्ड करेंगे। Now, another object Z is attracted to object Y। मतलब ये जो Z है ये इससे अट्रैक्ट हो रहा है। कब होगा? जब वो अनलाइक चार्जेस होगा या फिर वो एक न्यूट्रल चार्ज होगा, क्योंकि न्यूट्रल चार्ज की प्रॉपर्टी होती है कि वो किसी भी चार्ज से अट्रैक्ट हो जाता है बिकॉज उसके पास तो कोई चार्ज ही नहीं है ना। तो ये जो Z है ये हमारा सबसे पहले तो हम पता चल गया कि भाई पॉजिटिवली चार्ज तो है। तो यहाँ पर मिस्टेक कहाँ होने वाली है, देखो ए ऑप्शन में पॉजिटिवली चार्ज रखा है तो जल्दबाजी में हम क्या करने वाले हैं, हम इसको टिक कर देंगे और हम बाकी ऑप्शन तक पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि हमने देखा अरे वाह ए ऑप्शन तो बहुत ही अच्छा है, ये हमारा आंसर है। नहीं, बी में देखो नेगेटिव चार्ज, ये तो बिल्कुल नहीं है। सी में बोला है न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज, तो अब हमें डाउट आना चाहिए इन दोनों ऑप्शंस में। और डी तो हमारा बिल्कुल नहीं, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है और न्यूट्रल है, तो नेगेटिवली चार्ज से तो वो होना ही नहीं है बिकॉज वो अट्रैक्ट हो रहा है नेगेटिव चार्ज से, है ना। तो ये भी नहीं है। अब इन दोनों को अगर देखेंगे तो हमें वहां पर सी ऑप्शन टिक करना है बिकॉज पॉजिटिवली चार्ज तो है, दैट इज फॉर श्योर। और न्यूट्रल इसलिए कि न्यूट्रल ना किसी भी चार्ज से ना अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड और न्यूट्रल। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा सी। ओके, तो चलिए अब देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। तो अब देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि इन एन एक्सपेरिमेंट 3 माइक्रोस्कोपिक लेटेक्स स्फीयर्स आर स्प्रेड इनटू अ चैम्बर एंड became charged with charges +3 +5e and -3e respectively. All the 3 spheres came in contact simultaneously for a moment. Simultaneously वो contact में आ रहे हैं और फिर वो separate हो गए। तो which one of the following are possible values for the final charge of the sphere? तो जल्दी से बताओ किस किस को ये वाला क्वेश्चन करना आता है। इस क्वेश्चन में एक्चुअली होता क्या है कि हमने ये चीज़ आपने शायद से पढ़ी होगा, ध्यान से अच्छे से पढ़ा है, तो हम जानते हैं जो टोटल चार्ज रहता है बिफोर ट्रांसफर कह लो आप वो, और टोटल चार्ज आफ्टर ट्रांसफरिंग या फिर आफ्टर गॉट सेपरेटेड वो सेम होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो मतलब ये जो इनका जो टोटल चार्ज है वो जो है वो किसके बराबर होगा, इनमें से किसी के टोटल चार्ज के बराबर होना चाहिए, तभी आपका यहाँ पर आंसर निकाल पाओगे, तभी वो फाइनल चार्ज आपको मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब वो साइमल्टेनियसली अट्रैक्ट हुए फिर सेपरेट हुए, तो जो साइमल्टेनियसली वो आए
फॉर अ मूवमेंट के लिए, तो तब जो उनका टोटल चार्ज होगा वो सेपरेट होने के बाद भी सेम है। अब तो हो गया क्लियर, है ना। टोटल चार्ज कितना दिख रहा है, देखो +5e + 3e दैट इज +8e माइनस 3e दैट मीन्स +5e इज द टोटल चार्ज। ओके, एंड फिर हमारा ऑप्शंस में जाएं तो ऑप्शन में भी टोटल चार्ज कितना आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 5 10 10 - 4 6, नहीं हो सकता। फिर बी में क्या है, +6 + 6 12 12 - 7 इज 5e। ओके, एंड सी -4e + 3.5 + 5.5, अगर इसको भी करोगे ना तो ये भी 5e आ रहा है। अभी देखना एक अच्छी बात आने वाली है। फिर क्या है, डी में ये 8e है। ओके, तो +5e + 7e दैट इज 12e -8e दैट इज 4e, तो ये भी नहीं है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होने वाला है बच्चों को, जिन्होंने थोड़ा सा भी अगर ध्यान नहीं दिया उन बच्चों के लिए स्पेसिफिकली। तो यहाँ पर बी एंड सी में दोनों ही टोटल चार्ज 5e है। अब बताओ जल्दी से ना इसका आंसर क्या होगा। तो आपका जवाब आना चाहिए कि मैम इट शुड बी बी, सी क्यों नहीं, ये भी बता दो। क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा चार्ज होता है दैट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, क्यू इक्वल टू एन ई, है ना। तो एन क्या होता है, एक इंटीजर होता है, 1 2 3 4। तो क्या कभी भी एन आपने 0.5 0.25 ऐसा सुनना है, नहीं ना। बट यहाँ पर तो ये में दिया है, तो ये तो नहीं हो सकता, तो इसीलिए ये वाला गलत हो जाता है और आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी दैट इज 5e। क्लियर अच्छे से। तो चलो देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है कि एन ऑब्जेक्ट हैज चार्ज ऑफ 1 कूलम एंड gains 5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, द नेट चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब जो ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के पास पहले से चार्ज है 1 कूलम का, फिर इसने गेन करे हैं इलेक्ट्रॉन्स जो कि इनकी वैल्यू हमको दी गई है। तो अब नेट चार्ज क्या होगा, तो अगर नेट चार्ज की बात करते हैं उससे पहले तो इसमें 1 कूलम तो ऑलरेडी है। ठीक है, अब इसने कुछ इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, तो जब भी कभी गेन करते हैं तो क्या होता है, प्लस होगा कि माइनस होगा। तो आपका जवाब आएगा कि मैम वो एब्जॉर्ब कर रहा है, दैट मीन्स वहां पर माइनस करना पड़ेगा। तो ये जो चार्ज था इसमें से हम माइनस कितना करेंगे, कितना इसने इलेक्ट्रॉन्स लिए ना, तो Q इक्वल टू एन ही होता है। तो यहाँ पर कितने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो 5 × 10⁻18, ई कितना होगा 1.6 × 10⁻−19। क्या किया है हमने, 1 कूलम में से एन ई को माइनस करा है। ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये तो 1 कूलम है ही, ये 2, ये 8 माइनस ये हो जाएगा आपका 0.8 कूलम, और यहाँ पर आपका आंसर आएगा 0.2 कूलम। ठीक है, अब इसमें से हम ऑप्शन देख लेते हैं। क्या ए है -0.8 कूलम, नहीं है, ये भी नहीं है, +0. मतलब सिर्फ ऑप्शन डी है, क्योंकि हमने निकाल लिया है तो हम इजीली वहां पर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3 बता देंगे। अब देखते हैं अपना 4th क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है द किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ सिग्मा I = 0 and the second law that is sigma IR = sigma E where the symbols have their usual meanings are respectively based on, and these are your option। अब इसमें तो आई थिंक ना ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आई थिंक टर्म 1 ना इतना टिपिकल आया नहीं था, एक्सेप्शनल है, 1-2 क्वेश्चन थोड़े से हो सकते हैं टिपिकल, बट 4th क्वेश्चन तो आई थिंक ना बिल्कुल थ्योरी बेस्ड है कि सबको पता है कि किरचॉफ्स लॉ जो फर्स्ट लॉ होता है दैट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ पर आपको कहाँ दिख रहा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फर्स्ट का, सी और डी में, तो ये तो वैसे भी गलत हो गए, तो इन दोनों में से। एंड सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पे तो बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आई थिंक किरचॉफ्स फर्स्ट एंड सेकंड लॉ आपको अच्छे से बताए कि भाई फर्स्ट लॉ चार्ज को कंजर्व करता है और सेकंड लॉ जो है वो एनर्जी को कंजर्व करता है। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है द इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम्ड बाय 220 वोल्ट to 100 watt bulb when operated at 110 volt is। आपको इलेक्ट्रिकल पावर निकालनी है, ऑप्शन आपको गिवन है। क्वेश्चन टिपिकल है,
नहीं है, बहुत ही सिंपल है। आप इससे क्या निकालोगे, आपको वोल्ट दिया है, पावर दिया, आपको ऐसे रेजिस्टेंस मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, देखो P इक्वल टू क्या होता है, V स्क्वायर अपॉन R, है ना, यही होता है ना। ठीक है, यहां से आप रेजिस्टेंस निकालोगे, क्या हो जाएगी, V स्क्वायर अपॉन P। व्हाट इज V है, 220 का स्क्वायर, तो 220 मल्टीप्लाई 220 अपॉन हो जाएगा 100 वाट। ये कैंसिल हो गया, यहां से ये आ गया 484। यूनिट क्या रहेगी, रेजिस्टेंस है तो ओम रहेगी। ठीक है, अब बोला गया कि इसको आप ऑपरेट किस पे करोगे, 110 वॉट पे करोगे, वो सॉरी वोल्ट पे करोगे, तो पावर क्या है, अभी तो लिखा फॉर्मूला V स्क्वायर अपॉन R, तो ये हो गया 110 मल्टीप्लाई 110, कितनी रेजिस्टेंस आई है आपके 484। तो आप जब सॉल्व करोगे ना इसको, तो ये आपका निकल कर आएगा 25 वॉट। ठीक है, कितना है आंसर, 25 वॉट। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बाकी तो नहीं है। सॉल्व करके 25 आया है तो ऑप्शन ए आप लगा दोगे। कितना सिंपल क्वेश्चन है, आई थिंक सबसे अटेम्प्ट होना चाहिए ये क्वेश्चन। चलो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जिसने थ्योरी पढ़ी है सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर की, उससे ये क्वेश्चन 110% सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ए ऑप्शन है मेटल, बी ऑप्शन है मेटल एंड सेमीकंडक्टर, सी है सेमीकंडक्टर, डी है मेटल एंड अलॉय। तो भैया हमने पढ़ा हुआ है कि जो हमारे कंडक्टर है, मेटल है, उनका क्या होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर मेटल तो नहीं है, मेटल एंड सेमीकंडक्टर भी नहीं है, मेटल एंड अलॉय भी नहीं है। अलॉय क्या होता है, 2 और मोर मेटल्स का ग्रुप होता है, तो उसका भी पॉजिटिव ही होगा। तो सिर्फ ऑप्शन सी, और ऑप्शन सी में ही हमने पढ़ा है सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में कि सेमीकंडक्टर जो होते हैं उनका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी होता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टिविटी कम होगी। ठीक, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है कि 2 वायर्स कैरिंग करंट्स I एंड I lie once, आप इनको नाम दे दो I1 एंड I2, lie one directly above the other in a horizontal plane। अब अगर एक ऐसे रखा है और एक आपका ऐसे रखा है, आप ऐसे देखो, ठीक है, ये ऐसे रखे हुए हैं, दिख रहे हैं आपको अच्छे से। द रीजन ऑफ वर्टिकली अपवर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड, किसमें होगी, हमें रीजन बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 रीजन आपको ऑलरेडी मेंशन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ मेंशन है। हम फर्स्ट रीजन की अगर बात करें, तो अगर हम इस वाले के लिए अगर हम लोग निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो कहाँ होगी, किसको यूज करेंगे, राइट हैंड को। कौन सा रूल है, मैक्सवेल राइट हैंड रूल है। किसको, थंब को किस डायरेक्शन में करेंगे हम, करंट की डायरेक्शन में, जहां पर फिंगर जाएगी वो आपका मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो देखो कहाँ जा रही है कि मैंने थंब को सेट करा, करंट की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है इस I2 के कारण अंदर की तरफ, है ना। एंड I1 के कारण भी अगर देखोगे तो क्या है, करंट की डायरेक्शन में थंब रखा अंदर की तरफ, तो यहां पर जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं क्रॉस है अंदर की तरफ। ठीक, तो यहाँ पर तो ये कैंसिल हो जाएगा, कोई नहीं, मतलब कोई मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं होगी, क्योंकि दोनों ही सेम डायरेक्शन में है। आपको क्या पूछा है, वर्टिकली अपवर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड, मतलब वर्टिकली अपवर्ड होनी चाहिए, यहाँ पर वर्टिकली इनवर्ड है। ठीक, सेकंड पे आ जाओ। सेकंड में जाते हैं, तो सेकंड में भी हम इस तरीके से अपना थंब रखेंगे राइट हैंड का। ठीक है, सेकंड के लिए हमारा कहाँ आ रहा है, बाहर की तरफ, मतलब अपवर्ड होगा, ये प्लेन है, इससे बाहर अपवर्ड हो गया। ठीक है, इसको भी अगर सेट करेंगे तो ये भी अपवर्ड, तो मतलब यहाँ पर तो वर्टिकली अपवर्ड है, तो मे बी सेकंड इज योर करेक्ट आंसर। थर्ड में देख लो, थर्ड में फिर से करते हैं तो इनवर्ड, देखो करंट ऐसे है इनवर्ड, फिर से करंट ऐसे है इनवर्ड, यहाँ पर भी इनवर्ड आएगा, तो दैट मीन्स ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर, जिसमें आपकी मैग्नेटिक फील्ड है जो वो वर्टिकली अपवर्ड है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है कि 2 पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट ऑफ 4 एम्पियर I1, 2 पैरेलल करंट है, तो इसको मान लेते हैं I1, इसको मान लो I2, आर प्लेस्ड 2.5 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। आपको निकालना क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन देम। तो बताओ जल्दी से, ये डायरेक्ट को फॉर्मूला बेस्ड है या नहीं। तो ये तो कितना सिंपल है, सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद लगाना है। अगर आपको अच्छे से याद है तो आपने पढ़ा है कि फोर्स पर यूनिट लेंथ फॉर द 2 पैरेलल कंडक्टर्स आपने निकाला हुआ है, फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। क्या होता है फॉर्मूला इसका, म्यू नॉट
I1 I2 अपॉन 2 पाई, यार वहां पर आई ए आई बी था अगर याद आ रहा हो एनसीईआरटी का, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज होना है, सिर्फ वैल्यूज रखनी है यहाँ पर हमको। तो म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। I1 आपको दिया गया है 4, I2 दिया गया है 10 और अपॉन में है 2.5 इंटू 10 टू द पावर -2 और 2 पाई पहले से, ये पाई से पाई हो गया कैंसिल, ये हो गया 2, तो ऊपर हो गया 8 इंटू 10 टू द पावर -7, 10 अपॉन 2.5 टू 10 टू द पावर -2। क्यों आया -2? क्योंकि हमने सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया। जैसे आप इसको सॉल्व कर लोगे ना, आपको आंसर मिलेगा यहाँ पर 3.2 इंटू 10 टू द पावर -4 न्यूटन पर मीटर। देखो कैसे, यहाँ पर 10 गया, ये हो गया आपका 4, इसका मल्टीप्लाई कर लोगे 32, सॉल्व करोगे आपको एट लास्ट में आपका आंसर हो जाएगा 3.2 इंटू 10 टू द पावर -4 न्यूटन पर मीटर। दैट इज ऑप्शन डी। सेम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन आया टर्म 1 में, है ना। कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जिसको फॉर्मूला पता है बस फॉर्मूला ही पता है, वैल्यूज तो हम रख ही लेंगे कि गिवन ही है। तो चलो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है कि इफ एन एमीटर इज टू बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ वोल्ट मीटर देन वी मस्ट कनेक्ट विद द एमीटर। ऑप्शन आपके दिए गए, ए ऑप्शन में बोला है लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, बी में बोला है हाई रेजिस्टेंस इन पैरेलल, सी में बोला है हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड डी में बोला है लो रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो अगर हम बात करें वोल्ट मीटर की, तो नॉर्मली वोल्ट मीटर क्या होता है, एक हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर की तरह होता है। एमीटर क्या होता है, जिसमें लो रेजिस्टेंस होती है। तो अगर हमें वोल्ट मीटर की जगह पर अगर हम एमीटर यूज कर रहे हैं तो उसके साथ हमें इसकी क्या बढ़ानी पड़ेगी, इसकी रेजिस्टेंस बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि ये लो रेजिस्टेंस होता है। तो इसलिए इसके साथ में हम कनेक्ट क्या करेंगे, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज कनेक्ट करेंगे। दैट मीन्स जिसके बाद क्या होगा कि अभी ये जो एमीटर है ये वोल्ट मीटर की तरह बिहेव कर पाएगा। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन देखें लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल नहीं है, हाई रेजिस्टेंस इन पैरेलल नहीं है, सी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन एंड डी ऑप्शन में था लो रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो यहाँ पर इसके एमीटर की हमें रेजिस्टेंस ही बढ़ानी है, इसलिए हमने सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट करा है, वो भी हाई रेजिस्टेंस। डन हो गया क्वेश्चन नंबर 9। डन होते ही देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट। किस पर, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे। फॉर्मूला क्या होता है जल्दी से बता दो, B इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट I अपॉन 2R, है ना। सर्कुलर लूप ऑफ अ रेडियस R, तो यहाँ पर रेडियस R और ये B1 है। फिर बोला गया है कि द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस। अब डिस्टेंस भी आपको क्या दी है, वहां पर एक्सिस पर हम x लेते थे तो x इक्वल टू R भी दिया गया है। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप इज B2। तो बताओ जल्दी से, मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पे निकालते हैं वो भी एक्सिस के अलॉन्ग, तो क्या फॉर्मूला होता है, रेडियस कितनी दी है, R ही दी है इसकी भी, R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही था फॉर्मूला, याद आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा म्यू नॉट I R स्क्वायर, एक्स इज ऑल्सो योर R, देन इट विल बिकम, यहाँ पे भी आप R रखोगे तो इट इज विल बिकम 2R स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होता है 3/2, मैं लगाना भूल गई थी, आप मत भूलिएगा। तो यहाँ पर 3/2 इट विल बिकम 3/2, ठीक है। ये हो जाएगा म्यू नॉट I R स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई R क्यूब। कैसे आ गया R क्यूब, R की पावर स्क्वायर और मल्टीप्लाई 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, R क्यूब और ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर आ जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई R। ना हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, तो रेशियो कर लेते हैं B1 अपॉन B2। क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन 2R अपॉन म्यू नॉट I अपॉन 2R मल्टीप्लाई 2 की पावर 3/2। ये तो पूरा कैंसिल हो गया, बचेगा क्या आपके पास, क्या बचेगा 2 की पावर 3/2 विच इज व्हाट 2√2। इसको 2√2 भी लिख सकते हैं। तो देन योर रेशियो विल बी 2√2:1। तो रेशियो क्या आ गया 2√2। ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। हमने पूरा सॉल्व किया है, तो हम बस अब ऑप्शन देखेंगे आंसर निकालने के बाद। ए हमें पहले पे ही मिल गया तो हम बता देंगे ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड ऑफ 600 टर्न्स, दैट मीन्स दिस इज कैपिटल N टू गिवन, इज 108 मिली हेनरी, दैट मीन्स सेल्फ इंडक्टेंस से हमें बोला ही गया है L गिवन है। फिर बोला गया है कि आपको निकालना है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल जब आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स हो गए ही है, तो हम इसको N1 मान लेते हैं, इसको N2 मान लेते हैं, जहां पर लेंथ जो है वो सेम है, रेडियस सेम है, सेम ही मीडियम है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है, तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए किसका, सेल्फ इंडक्टेंस का। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, L म्यू नॉट N स्क्वायर ए L, वेयर स्मॉल n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, है ना, यही होता है। इसको अगर आप यहाँ पे रखोगे तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट N स्क्वायर ए अपॉन L। ठीक है, अब बोला गया है कि मीडियम सेम, ए सेम, लेंथ सेम, दैट मीन्स L इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल N स्क्वायर विच इज योर नंबर ऑफ टर्न्स। यहाँ पर आपको एक L दिया गया, इसको हम L1 मान लो, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे फॉर्मूला, दैट L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू N1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसीलिए। अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है, ये L2 निकालना है। सारी वैल्यूज को यहाँ रख देते हैं। ये है आपके पास 108 मिली हेनरी। अब इसको कन्वर्ट क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हमें ऑप्शन भी ना मिली हेनरी में ही दिया है, तो कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 108 अपॉन L2 इज इक्वल टू N1 का स्क्वायर, दैट मीन्स 600 का स्क्वायर अपॉन 500 का स्क्वायर। तो L2 कितना हो जाएगा, यहाँ से L2 हो जाएगा 108 मल्टीप्लाई 500 का स्क्वायर अपॉन 600 का स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व कर लोगे ना, आपको डेफिनेटली आंसर मिलेगा 75 मिली हेनरी। मैंने सॉल्व कर रखा है, इसलिए मैं आपको आंसर यहाँ पे बता सकती हूँ कि इसका आंसर आएगा 75 मिली हेनरी, विच इज़ योर ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है, द आरएमएस करंट इन अ सर्किट कनेक्टेड टू 50 हर्ट्ज एसी सोर्स, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी इज गिवन इज 15 मिली एम्पियर, दिस इज योर आई आरएमएस। द वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट 1/600 सेकेंड्स आफ्टर द इंस्टेंट द करंट इज 0। तो मतलब यहाँ पर आपको क्या निकालना है, एक इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है। ठीक है, ये टाइम भी आपको दिया गया है। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा मतलब इतू सा मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा लॉजिक अगर आपको पता है तो इसके लिए यहाँ पर इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला क्या होता है, दैट I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये आई नॉट कैसे आएगा, हमारे पास तो आई आर एम एस है, तो हम जानते हैं आई नॉट होता है हमारा √2 आई आर एम एस। ये हो जाएगा √2 मल्टीप्लाई 15, या फिर आप कह सकते हो 15 √2 एम्पियर। तो आपने ये आई नॉट निकाल लिया, मतलब पीक करंट निकाल लिया। अब ओमेगा क्या होता है, हम जानते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। तो इसकी यहाँ पर इसको ऐसे रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू 15 √2 साइन 2 पाई न्यू। न्यू क्या है 50, टी कितना दिया गया है हमें 1/600। देखो तो ये हो गए कैंसिल, ये कितना हो जाएगा यहाँ से 30, ये हो गया 6। हमारे पास बचेगा क्या 15 √2 साइन पाई बाई 6 विच इज 30 डिग्री। 30 डिग्री क्या होता है 1/2, तो 15 √2 अपॉन 2। क्या कोई आंसर ऐसा है, तो आप कहोगे मैम ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो इसको हम कैसे और लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 15 √2 अपॉन √2 मल्टीप्लाई √2, तो देन द आंसर इज 15 upon √2 ampere, which is your correct answer. Option A is the correct answer, in which 15 upon √2, बाकी में तो √2 upon 15, 15 √2 एम्पियर और 8 एम्पियर। तो ऑप्शन A is the correct answer for the question number 12। आप सॉल्व करोगे, आपको आंसर दिखेगा, आप टिक कर लोगे। तो यहाँ पे सिर्फ क्या लॉजिक पता होना चाहिए, एक आई नॉट कैसे निकलेगा और इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज
बस इतना आना चाहिए, फिर आप ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लोगे, सिर्फ कैलकुलेशन ही है। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, जिसमें बोला है द फेज डिफरेंस बिटवीन द ऑल्टरनेटिंग करंट एंड द सोर्स वोल्टेज इज π/2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सर्किट। यहाँ पर हम इस वर्ड पर ध्यान दें, कैन नॉट बी कॉन्स्टिट्यूएंट। गलती क्या होने वाली है कि हमारे पास ना ऑप्शन वो भी दिया होगा जो कैन बी द कॉन्स्टिट्यूएंट हो सकता है, तो वहीं पर हम अपने आंसर को गड़बड़ कर सकते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है, फेज डिफरेंस π/2। अगर यहाँ पर कैन बी कॉन्स्टिट्यूएंट करते हैं तो हमेशा ही कब आता है ये π/2 का डिफरेंस, जब या तो इंडक्टर हो या फिर कैपेसिटर हो, या फिर आपका इंडक्टर कैपेसिटर इन सब में ही फेज डिफरेंस कितना आता है, π/2 आता है। तो ये पॉसिबिलिटी बनती है, ये भी बनती है, ये भी बनती है। लेकिन अगर हम ये सी ऑप्शन देखें जहां पर ये आर भी साथ में दे दिया है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं दिस इज नॉट गोइंग टू बी द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सर्किट। ठीक है, बात हो गई क्लियर। तो इस क्वेश्चन के लिए यहां पर ऑप्शन के हिसाब से सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन हो गया डन। देखते हैं नेक्स्ट वन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट एनी पॉइंट x y z इन स्पेस इज गिवन टू यू। पोटेंशियल आपको दिया गया है 3x² इन टर्म्स ऑफ x, where x y z are all in the meter. Okay, the electric field at the point आपको 1 मीटर, 0 एंड 2 मीटर, मतलब ये x एक्सिस पर, ये y पर और ये z पर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो x एंड z में है। बट हमारे पास जो पोटेंशियल है वो सिर्फ x है, 3x² है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच में जो रिलेशन होता है दैट इज E इज इक्वल टू -dV/dx, है ना। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं -d/dx करती हूँ, v की जगह पर 3x² रखूंगी क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया है, तो ये मेरे पास हो जाएगा -6x हो गया। अब मुझे ना इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यूज दी गई हैं x y z में, दैट इज x में कितनी है 1, तो मैं यहाँ पर Ex अगर लिखती हूँ, ठीक, क्या हो जाएगा, Ex इज इक्वल टू -6 इंटू 1 दैट इज -6 वोल्ट पर मीटर। अब नेगेटिव आया है, इसका मतलब ये नेगेटिव एक्स एक्सेस में होगा। क्या मैं यहाँ से इस z के अलॉन्ग निकाल सकती हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है ना, वहाँ पर सिर्फ x वेरिएबल है, z वेरिएबल तो है ही नहीं, तो मैं z की वैल्यू रखूंगी कहाँ, है ना। तो मैं यहाँ पर बोलूंगी मेरी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, although that is your under root of Ex² plus Ez², but Ez का कंपोनेंट है ही नहीं, तो it will become 6 ओनली। ओके, तो ये हो जाएगा 6 वोल्ट पर मीटर अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। सो विच इज योर करेक्ट आंसर, ए 6 वोल्ट पर मीटर अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस। ओके, यही सही आंसर है, पॉजिटिव। यहाँ पर ये गड़बड़ होगी पॉजिटिव एक्स में, क्योंकि कई लोग ना ये नेगेटिव साइन लगाना भूल जाएंगे, जो हमें नहीं भूलना है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज योर 15th क्वेश्चन। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है कि विच ऑफ द डायग्राम्स करेक्टली रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू चार्ज्ड प्लेट्स इफ अ न्यूट्रल कंडक्टर इज प्लेस्ड इन बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, तो अगर हम ये ऑप्शन देखते हैं तो इन दोनों के बीच में ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी, बट इस न्यूट्रल चार्ज जो रखा है इसके लिए तो ऊपर से इलेक्ट्रिक फील्ड बना ही नहीं, क्योंकि न्यूट्रल चार्ज में तो इंडक्शन के इंड्यूस्ड हो जाएगा करंट, तो ये तो नहीं है। फिर देखते हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में देख रहे हैं तो न्यूट्रल चार्ज के कारण तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो ये भी नहीं, सी में भी नहीं। अब बचता है ऑप्शन डी। अब तो यहाँ से मालूम पड़ ही गया कि ऑप्शन डी तो है ही करेक्ट, बट उसको देख भी लेते हैं। तो देखो यहाँ से पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है, बिल्कुल सही बनी है, यहाँ पर भी सही। अब न्यूट्रल चार्ज के कारण अगर हम देखें तो यहाँ पर पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पर चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा नेगेटिव, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव गई। फिर यहाँ पर क्योंकि नेगेटिव है तो इस सरफेस में न्यूट्रल चार्ज के जनरेट होगा पॉजिटिव, इंड्यूस्ड हो जाएगा, सो फिर भी पॉजिटिव टू नेगेटिव गई। तो मतलब हाँ भाई, चलो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी सॉल्व हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16।
तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है कि एक वेरिएबल कैपेसिटर है जिसको हमने कनेक्ट कर दिया है 200 वोल्ट की सप्लाई से। तो V आपको ये है। इफ इट्स कैपेसिटेंस इज चेंज्ड फ्रॉम 2 माइक्रोफेराड टू x माइक्रोफेराड, क्योंकि ये वेरिएबल है तो चेंज तो होगा ही, वेरी होगा। और तो डिक्रीज इन एनर्जी आपको दिया है, द डेल्टा U आपको गिवन है दिस वन। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। वो x क्या है, ये जो है कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो डेल्टा U होता है दैट इज योर चेंज इन एनर्जी। अब यहाँ पर डिक्रीज एनर्जी है, डिक्रीज इन एनर्जी, तो डिक्रीज है तो मतलब U1 माइनस U2 कर दोगे आप, ओके ठीक है। अब U1 क्या होगा, तो U1 आपका होगा हाफ C1 V1 स्क्वायर, या फिर पोटेंशियल तो सेम ही है तो V भी आप ले सकते हो। तो कितना है, C1 कितना है 2 माइक्रोफेराड, तो ये हो जाएगा हाफ 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 और ये है आपका 200 मल्टीप्लाई 200, ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 10⁻4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 विच इज 4 इंटू 10⁻⁻2 जूल, ठीक है। उसी तरीके से आप U2 निकालोगे तो हाफ C2 V2 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, C कितना है हमारे पास कैपिटल X मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 200 मल्टीप्लाई 200, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 100, तो 2x मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 जूल, ठीक है। आपने U1 निकाल लिया, U2 निकाल लिया, डेल्टा U तो आपको गिवन ही है, तो यहाँ पर आप डेल्टा U की जगह पे रखोगे 2 इंटू 10⁻⁻2 और U1 की वैल्यू है 4 इंटू 10⁻⁻2 माइनस 2x मल्टीप्लाई 10⁻⁻2, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट x इज इक्वल टू 1 माइक्रोफेराड। सो विच इज योर करेक्ट आंसर, जहां पर 1 माइक्रोफेराड हो, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको 1 माइक्रोफेराड मिल जाएगा। तो दैट्स इट, क्वेश्चन नंबर 16 भी सॉल्व हो गया। आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वोल्ट इज मेंटेन अक्रॉस अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस इज गिवन टू यू दिस वन, दिस इज योर पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज V। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ए निकालना है, फ्लोइंग थ्रू इट इन 1 सेकेंड, T इज गिवन टू यू, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो गिवन, ठीक है। इतनी बात तो हो गई। पोटेंशियल दी है, हम जानते हैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग दैट V इक्वल टू IR. From here, I is equal to V upon R. Also, our current is equal to charge flow per second, तो Q upon T, and Q is equal to NE upon T. तो now we are going to put I की वैल्यू NE upon T is equal to V upon R. क्यों करा, क्योंकि हमें क्या निकालना, क्या था, एन निकालना है, तो हमें एन का तो फॉर्मूला लाना ही पड़ेगा। ई हमें ऑलरेडी गिवन है। अब देखो हमारे पास ई गिवन है, टी गिवन है, वी गिवन है, आर गिवन है, तो हम एन तो निकाल ही लेंगे। एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ से, वी टी अपॉन ई आर। सो व्हाट इज वी, V is 200, T is 1, E is 1.6 into 10⁻⁻19. What is R? R is 100. अब इसको क्या करेंगे हम, बस सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व में करेंगे तो 200 मल्टीप्लाई 10⁻⁹, ये ऊपर चला गया, नीचे है 1.6 इंटू 100, ये 0 से 2 0 कट गए। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द आंसर 1.25 इंटू 10⁻⁹, ठीक है, विच इज योर करेक्ट आंसर। देन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, जिसमें आपको दिख रहा है कि 1.25 इंटू 10⁻⁹ आया हुआ है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू इट इन 1 सेकेंड इज दिस वन, ठीक है। आप लिख दोगे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, टिक कर दोगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में तो क्या ही बोलूं, इतना सिंपल है ना कि बच्चे मतलब पढ़ेंगे भी नहीं, सिर्फ इतना पढ़ेंगे इंपीडेंस ऑफ सीरीज LCR, बस ऑप्शन देखेंगे भी नहीं और बस टिक कर देंगे, क्योंकि उन्हें पता है क्या होता है इंपीडेंस भैया LCR सर्किट का, दैट इज Z होता है ना। Z क्या होता है, √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो इस तरीके से लिखा है ना, इसको आप ऐसे कर लेना, गलत लिखा है। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर,
ओके क्या होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। वहां पे ऑप्शन जो है गलत लिखा गया था तो मैंने सही करा दिया, आप भी अपना सही कर लेना। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है कि व्हेन एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा t इज अप्लाइड टू अ सर्किट, अ करंट I is become I equal to I naught sin omega t plus pi by 2 flows through it. The average power dissipated in the circuit. ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन। यहां से इन दोनों को देख के दिख रहा है कि जो करंट है वो हमारा लीड कर रहा है वोल्टेज को प्लस पाई बाई 2, मतलब फेज डिफरेंस कितना है पाई बाई 2 का। ठीक है, अब एवरेज पावर डिसिपेटेड क्या होता है P एवरेज, दैट इज E RMS I RMS cos phi. What is phi? Phi is pi by 2 and cos 90 is 0. So therefore average power क्या हो जाएगी 0। तो आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन भी कितना सिंपल था, सिर्फ इन दोनों को देखोगे आराम से मालूम पड़ जाएगा। 5 पाई बाई 2 है, एवरेज पावर ही कैलकुलेट हो गई भैया। फेज डिफरेंस अगर पाई बाई 2 है तो एवरेज पावर तो 0 ही होनी है, बस ऑप्शन डी हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है कि अ करंट कैरिंग वायर कैप्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विल एक्सपीरियंस अ मैक्सिमम फोर्स व्हेन इट इज। तो यहाँ पर ऑप्शन पढ़े तो भी आप कर लोगे, वैसे भी नहीं भी पढ़ोगे तो भी मालूम हो जाएगा कि करंट कैरिंग वायर है जिसको हमने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो वहां पर जो फोर्स का फॉर्मूला होता है दैट इज बिल साइन थीटा। और ये मैक्सिमम कब होता है जब थीटा जो है हमारा 90 डिग्री हो, मतलब परपेंडिकुलर हो मैग्नेटिक फील्ड के। कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल पैरेलल होगा तो 0 हो गया तो गड़बड़। एट एन एंगल नहीं भाई, तो क्या होगा थीटा जब 90 डिग्री हो, या फिर मैक्सिमम फोर्स कब होगा जब वो परपेंडिकुलर हो मैग्नेटिक फील्ड के। तो आपका हो गया भाई, क्वेश्चन नंबर 20 भी सॉल्व हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला है, द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज टू एन एसी सोर्स। कितना दिया गया है? वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर इज दिस वन, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर इज दिस वन, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज दिस वन। आपको क्या निकालना है? नेट वोल्टेज निकालना है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द नेट वोल्टेज? दैट इज V इक्वल टू VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। इसको आप कैलकुलेट कर लो। तो VL माइनस VC करोगे तो क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 225 प्लस 400 विच इज अंडर रूट 625, दैट इज 25 वोल्ट। कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है? ए में है 5, बी में है 20, सी इज योर करेक्ट आंसर जिसमें है 25। कितना सिंपल है यार, नेट वोल्टेज ही तो निकालना है। तो हम फॉर्मूला जानते हैं जब हमारे पास LCR सर्किट होता है, तो आप लगा लेंगे, आप सॉल्व करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलो देखते हैं 22 क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला है कि इन अ DC सर्किट द डायरेक्शन ऑफ करंट इनसाइड द बैटरी एंड आउटसाइड द बैटरी आर। तो भाई क्या है, DC सर्किट है हमारे पास, हम मान लेते हैं एक नॉर्मल मेरा DC। तो DC में जब हम इनसाइड द सर्किट की बात करते हैं, इनसाइड द बैटरी की बात करते हैं, तब हमारा जो करंट है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो होता है, और आउटसाइड की बात करते हैं तो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। तो विच इज योर करेक्ट आंसर? इनसाइड क्या है, देखो मैं ऐसे लिख देती हूँ, इनसाइड क्या है नेगेटिव टू पॉजिटिव, आउटसाइड पॉजिटिव टू नेगेटिव। आप याद कर सकते हो INP और ONP, ठीक है। तो यहां पर आपका है पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड नेगेटिव टू ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव नो, नेगेटिव टू पॉजिटिव यस, पॉजिटिव टू नेगेटिव यस। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। इनसाइड नेगेटिव टू पॉजिटिव INP, आउटसाइड OPN, दैट इज आउटसाइड क्या है पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके चलो 22 क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, बहुत ही सिंपल था। 23 पे जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है KQ अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये चार्ज है ये कितना दिया है हमें 2Q, तो K 2Q अपॉन R स्क्वायर हो गया, ठीक।
ये कितने ई है। फिर बोला गया है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर इट विथ टोटल क्यू, चार्ज कितना, टोटल चार्ज कितना है क्यू एट अ डिस्टेंस आर बाई टू, वेयर आर जो है ये कैपिटल आर है, रेडियस आर जो है वो बहुत बड़ा है कैपिटल आर से। कितना है, बहुत बड़ा है, मतलब ये जो स्मॉल आर है दैट इज फार ग्रेटर देन द कैपिटल आर। सो इसके लिए क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपका ई डैश क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन कितना डिस्टेंस है आर बाई टू का स्क्वायर, विच इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर अपॉन 4, विच इज 4k अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को अगर देखो तो ई डैश क्या हो जाएगा हमारा 2e, है ना, तो 2e किस में है, ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, जिसमें जो आपका दूसरा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज डबल ऑफ प्रीवियस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 भी सॉल्व हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला गया है, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन टू यू दैट इज 0.2 गॉस, वेयर एज टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो गिवन टू यू दैट इज बी। तो हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो हमने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को BH से डिनोट किया है एंड जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है उसको हमने B से डिनोट किया है। द एंगल ऑफ डिप आपको निकालना है। So what is the formula for the horizontal component? As we know that BH is equal to B cos delta. Here BH is given to you, B is given to you, then cos delta is equal to BH upon B, that is 0.2 upon 0.4, which is 1 upon 2. Then delta is equal to 60 degree. तो विच इज योर करेक्ट आंसर, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। देन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दैट इज 60 डिग्री। तो डेल्टा हमने निकाल लिया, विच इज योर एंगल ऑफ डिप। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, बहुत ही सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो चलिए देख लेते हैं सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन दैट इज 25th क्वेश्चन, जिसमें बोला गया है द करंट इन द प्राइमरी कॉइल ऑफ अ पेयर ऑफ कॉइल्स चेंजेस फ्रॉम 7 एम्पियर टू 3 एम्पियर, दैट इज चेंज इन करंट आपको कितना दिया गया है 4 एम्पियर, 7 माइनस 3 कर देंगे 4, और टाइम कितना दिया गया है दैट इज dt 0.04 second. The mutual inductance between the two coils is given to you that is कैपिटल M डिनोट करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस को 0.5 हेनरी। आपको क्या निकालना है, इंड्यूस्ड EMF विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल e। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें EMF निकाला, ये भी डायरेक्ट बेस्ड है ऑन द फॉर्मूला ऑफ द म्यूचुअल इंडक्शन, जहां पर इंड्यूस्ड EMF होता है E equal to M di by dt. M is given to you that is 0.5, di कितना है 4, चेंज इन करंट जो है वो है आपका 0.04, यहाँ से ये हो गया 100, ये 4 से 4 हो गया कैंसिल एंड इट विल बिकम कितना 50 वोल्ट, विच इज योर करेक्ट आंसर। देन A is your answer 50 volt, which is your correct answer for the question number 25th। और यहीं पर हमारा सेक्शन A के जो 25 क्वेश्चंस थे वो हमने सॉल्व कर लिए, जिसमें से 20 क्वेश्चंस करना आपके लिए कंपलसरी होता है। नाउ मूव टू द सेक्शन B, जो कि स्टार्ट होगा फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 26। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। इस क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया है द स्क्वायर शीट ऑफ साइड A, ये रहा हमारा एक स्क्वायर जिसकी साइड है हमारी A, lying parallel to the XY plane, ये रहा x, ये रहा y, इसके पैरेलल रखा गया है एट z इक्वल टू a। तो मतलब z जो है वो z इक्वल टू a पे रखा गया है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इज गिवन टू यू दैट इज CZ स्क्वायर k कैप, दैट मीन्स k कैप क्या है, यूनिट वेक्टर होता है z डायरेक्शन में। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको निकालना है, तो वी नो दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट A वेक्टर, है ना। अब क्योंकि XY प्लेन पैरेलल रखा गया है, इसको अगर आप ओपन करते हो दैट इज योर EA cos थीटा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में होगी एंड एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ होगा, दैट मीन्स दोनों ही पैरेलल है। तो थीटा इक्वल टू 0, तो इट विल बिकम EA। अब E तो हमें गिवन ही है दैट इज CZ स्क्वायर। एरिया क्या होता है स्क्वायर का, तो आप बोलोगे A स्क्वायर
ओके ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर देखो z इक्वल टू कितना दिया है, a दिया है, तो ए स्क्वायर विच विल बिकम CA4। कोई आंसर ऐसा दिख रहा है जहां पर CA4 हो? यस मैम, ऑप्शन ए दिख रहा है, दैट इज A4C या फिर CA4 इज सेम। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मैंने टिक भी कर दिया। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला है कि 3 चार्जेस Q माइनस Q नॉट आर प्लेस्ड एज शोन इन दिस फिगर। द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स ऑन द चार्ज Q नॉट एट पॉइंट O इज K इक्वल टू 1/4πε0। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो इस पे हमें निकालना है आपका फोर्स। तो इस पे एक बार जो फोर्स लगेगा वो इसके कारण का लगेगा, इस चार्ज के कारण, एंड एक बार लगेगा इस चार्ज के कारण, है ना, यही होगा ना। अब क्योंकि ये दोनों सिमिलर है तो इसका फोर्स आप मान लो इस डायरेक्शन में लगेगा F1, और इसका फोर्स लगेगा, क्योंकि ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे, इसका फोर्स लगेगा F2 मान लिया इधर। तो नेट फोर्स हमारा कहाँ आएगा, कहीं इधर आएगा। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो Q एंड Q नॉट के बीच में ही लग रहा है, दोनों तरफ, एक में माइनस Q है ऑल्दो, बट है तो चार्जेस सेम। ठीक है, तो मतलब F1 इज इक्वल टू F2 रहेगा, ये भी बात हो गई। हम मान लेते हैं कि जो हमारा F1 है वो होगा आपका Q नॉट अपॉन A स्क्वायर, एंड F2 भी यही रहेगा। ठीक है, नेट फोर्स निकालना है तो दैट इज F इज इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, या फिर आप कह सकते हो अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर लिख ले, या फिर F2 स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 F1 विच इज अंडर रूट 2, F1 की वैल्यू है Q नॉट अपॉन A स्क्वायर। सो विच इज योर करेक्ट आंसर? देन योर आंसर C इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज अंडर रूट 2 Q नॉट अपॉन A स्क्वायर। तो आपका एट पॉइंट O पर इतना नेट फोर्स लगेगा जो हमने निकाल लिया। सो हम आंसर भी बता दिए, C ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।